सहारा प्रणाम। सहारा समय देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। मंगलवार से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। 20 जून तक चलने वाले सत्र को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सत्र सुचारू चले, इसके लिए स्पीकर ऋतु खंडूड़ी ने पक्ष और विपक्ष से सहयोग की अपील की है। इस बार 470 से ज्यादा प्रश्न आए हैं। उधर विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी की है। नेता विपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि सरकार विकास को लेकर बातें तो जरूर करती है, लेकिन जमीन पर काम नहीं दिखाई देता। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और पलायन जैसे अहम मुद्दों की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है और इन्हीं सब मुद्दों की तरफ ध्यान दिलाने के लिए विपक्ष सरकार को सड़क से सदन तक घेरने की तैयारी में है। हमारे माननीय विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनके साथ विचार विमर्श करते हुए जो जन मुद्दे हैं, आज के मुद्दे हैं, जैसे पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, चारधाम यात्रा में जो अव्यवस्थाएं देखने को मिली हैं, मौतें हुई हैं तीर्थ यात्रियों की, और जो सड़क दुर्घटनाओं में मौतें हुई हैं, तो तमाम मुद्दों को लेकर गैरसैंण बहुत बड़ा मुद्दा है, जो उसको इनको नकार दिया है। तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस सदन में पूरे मुखर होकर अपनी आवाज को बुलंद करेगी और सरकार को बाध्य करेगी कि उन सवालों के जवाब देने के लिए बाध्य करेगी। सहारा समय की एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ज्योत्सना, मंगलवार से सदन की शुरुआत हो रही है, ऐसे में बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि अभी तक आ चुके हैं, कई प्रस्ताव भी हैं जो कि पटल पर रखे जाएंगे, लेकिन विपक्ष ने यहां पर खास तैयारी कर ली है पूरे सदन को घेरने की। ज्योत्सना। बिल्कुल पूजा, अब से कुछ देर पहले ही कार्य मंत्रणा और सर्वदलीय समिति की बैठक हुई है विधानसभा में, और जिस तरीके से विधानसभा का संचालन सुचारू तौर पर चलाने पर सहमति बनी है पक्ष और विपक्ष के बीच, वही विपक्ष ने भी साफ जाहिर कर दिया है कि उसके पास मुद्दों की भरमार है और वो सरकार को हर मसले पर सदन के अंदर घेरेगी। सड़क पर तो वो कभी भी घेर सकती है, लेकिन जब सत्र चलता है तो सरकार की जवाबदेही सदन के अंदर सुनिश्चित होती है और तब सरकार को अपना जवाब देना होता है। तो ऐसे में विपक्ष ने ये भी बता दिया है कि ये सत्र लंबा चलना चाहिए ताकि सभी विषय 1 बाय 1 उसमें रखे जा सकें। और मैं आपको बता दूं कि सरकार बनने के बाद ये पहला सत्र होगा जो लंबा चलेगा, यानी कि बजट सत्र है, बजट रखा जाना है। इसके अलावा कई और विधेयक, अन्य मसले इस दौरान आएंगे और सत्ता पक्ष ने भी अपनी पूरी तैयारी की हुई है। एज ए नेता सदन मुख्यमंत्री का भी ये पहला सत्र होगा। इससे पहले जरूर वो सत्र में शामिल हुए थे, लेकिन तब तक वो विधायक नहीं बन पाए थे। इस बार वो चंपावत के विधायक के नाते और नेता सदन के नाते सदन में मौजूद रहेंगे। कुल मिला के सदन की कार्रवाई साफ तौर पर लगता है कि काफी हंगामेदार रहेगी, क्योंकि विपक्ष सरकार की घेरेबंदी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। वही सरकार ने भी कोशिश की है कि वो अपना सरकारी बिजनेस इतना मजबूत रखे कि विपक्ष को हंगामा करने का मौका ही न मिल पाए। पूजा। बिल्कुल, और देखिए विपक्ष की ओर से इस बार मुद्दे भी बहुत सारे हैं, क्योंकि दूसरी बार जिस तरह से सीएम धामी ने चुनाव लड़ा है, निश्चित रूप से वो 55,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने ऐतिहासिक जीत हासिल की है, लेकिन खटीमा की जो हार उनके सामने आई थी, उस मुद्दे को भी कहीं ना कहीं रिलेट करके कांग्रेस उठा सकती है विपक्ष, माफ कीजिएगा, सदन में। और जो रोजगार है, पलायन है, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये तमाम मुद्दे तो ऐसे हैं जो हर बार सदन में उठाए जाते हैं। बिल्कुल, देखिए सत्ता पक्ष कई अन्य मसले भी उठा सकता है, चाहे महंगाई, बेरोजगारी है, ये तो एक मसला है ही है। इसके अलावा आप जानती हैं कि संविदा पर रखे गए स्वास्थ्य विभाग के कई कर्मचारियों का मामला है। साथ ही जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि वो सहकारिता विभाग का भी मामला लाएगा, स्वास्थ्य विभाग का भी मामला लाएगा, NH 74 को भी लेकर मसले उठा सकता है, राज्य सरकार की खनन और आबकारी नीति को लेकर भी सवाल उठा सकता है। अब ये देखना होगा कि किस तरीके से 1 बाय 1 विपक्ष ये मुद्दे उठाता है और सरकार को घेरता है। अगर विपक्ष एकजुट रहेगा और सही रणनीति के तहत सदन में मुद्दे उठाएगा तो सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित हो ही जाएगी। लेकिन अगर विपक्ष सही ढंग से मुद्दे नहीं उठाएगा तो सत्ता पक्ष चालाकी से अपना बिजनेस सदन में पारित करवा देगी, और हो सकता है कि जो सदन की समय सीमा अभी 1 हफ्ता रखी गई है कम से कम, वो 1 हफ्ते से भी कम हो जाए। पूजा। बिल्कुल।
तो देखिए, कल से बजट सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में ज्योत्सना कह सकते हैं कि कई ऐसे प्रश्न हैं जो अभी रितु खंडूड़ी के पास आ चुके हैं। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि वो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से आग्रह कर रही हैं कि जो सदन चलेगा उसमें हंगामा ना हो, किसी को घेरने की बात ना हो, इस तरह की बातें उनकी ओर से कही गई हैं। बिल्कुल, देखिए पूजा, स्पीकर का भी दायित्व है और सबसे बड़ी बात है कि एज ए स्पीकर रितु भूषण खंडूड़ी के लिए भी ये पहला मौका है जब वो प्रॉपर सदन की कार्रवाई को संचालित करेंगे। हालांकि 2 दिन का मौका उनको पिछली बार भी मिला था जब लेखानुदान सदन पटल पर रखा गया था, लेकिन तब कार्रवाई बहुत ज्यादा नहीं चली थी। शोक प्रस्ताव ज्यादा थे, जो विधायी कार्य थे वो ज्यादा थे और ऐसे में कोई प्रॉपर चर्चा या किसी चीज को लेकर वो हंगामा ज्यादा नहीं हो पाया था। इस बार कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष के पास बहुत सारी चीजें हैं और सत्ता पक्ष को भी अपना काफी बिजनेस देखना है। इसके अलावा विपक्ष को भी मौका मिला है सत्ता पक्ष को घेरने के लिए। तो इसमें पीठ का बहुत बड़ा रोल हो जाता है कि पीठ किस तरीके से किसका बचाव करती है और किसे मौका देती है। तो रितु भूषण खंडूड़ी भी चाहती थी पहले भी कि ये बजट सत्र है, इसमें प्रॉपर सभी को टाइम मिलना चाहिए और खास तौर पर विधायकों को बोलने का टाइम मिलता है, अपनी समस्या कहने का टाइम मिलता है। तो वो व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने बार बार इस बात को कहा कि वो व्यक्तिगत तौर पर चाहती हैं कि सदन ज्यादा से ज्यादा चले, लेकिन डिपेंड करेगा पक्ष और सत्ता पक्ष के बीच की ट्यूनिंग के और हंगामे के। अगर हंगामा ज्यादा होगा तो समय से पहले सदन की जो कार्य होना है वो पहले ही खत्म हो जाएगा, जो अवधि होगी वो कम हो जाएगी। और अगर प्रॉपर दोनों तालमेल करके चलेंगे तो हो सकता है कि सदन लंबा भी चले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्योत्सना, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को विधानसभा में विधायक पद की शपथ दिलाई गई है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने सीएम धामी को विधायक पद की शपथ दिलाई है। विधायक पद की शपथ लेने के बाद सीएम धामी ने यह कहा है कि उत्तराखंड को उत्कृष्ट राज्य बनाने का जो संकल्प बीजेपी लेकर चली है उस दिशा में वो लगातार कार्य करेंगे। सीएम धामी ने कहा है कि उनकी कोशिश होगी कि उत्तराखंड जिस वक्त अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा होगा उस समय उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य कहलाए। इस मौके पर उन्होंने चंपावत की जनता का भी धन्यवाद किया है और कहा है कि चंपावत की जनता ने उन्हें जो ऐतिहासिक विजय दिलाई है उसके लिए वो अपनी विधानसभा की जनता के आभारी हैं। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। सीएम धामी ने कहा कि वो उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में काम करने का जो मौका उन्हें मिला है उसमें वो खरा उतरने की कोशिश करेंगे और सब उत्तराखंड में अब विकास को और अधिक गति देने का काम किया जाएगा। इस मौके पर बीजेपी नेताओं और संगठन के पदाधिकारियों ने सीएम धामी को बधाई दी। हम आपको बता दें कि सीएम धामी ने चंपावत विधानसभा से उपचुनाव लड़ा था और वो 55,000 से ज्यादा रिकॉर्ड मतों से विजयी हुए थे। आज मुझे एक विधायक के रूप में आज इस समारोह में मैं आज विधिवत रूप से शपथ लेकर सेवा के लिए पुनः जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के तहत जनता को समर्पित हो गया हूँ और मैं उत्तराखंड राज्य के सभी देवतुल्य मतदाताओं का भी अभिनंदन करना चाहता हूँ इस अवसर पर कि उन्होंने उत्तराखंड के अंदर एक मिथक तोड़ने का काम किया, एक इतिहास बनाने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार बनाई। हम आज संकल्प लेते हैं कि हम हर प्रकार से उत्तराखंड को उत्कृष्ट उत्तराखंड बनाएंगे, हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाएंगे और जब हमारा रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा होगा तो उस रजत जयंती वर्ष में हमारा राज्य हिंदुस्तान के आदर्श राज्यों में से होगा। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। सीएम धामी के विधायक पद की शपथ लेने के बाद उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने सीएम धामी को बधाई देते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत और सीएम धामी की लोकप्रियता के चलते ही चंपावत की जनता ने उन्हें ऐतिहासिक जीत दिलाई है। अब सीएम धामी ने चंपावत के विधायक के रूप में शपथ ली है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने चंपावत उपचुनाव में विजय के उपरांत आज विधानसभा सदस्य की आज शपथ ली है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और चंपावत के लोगों को दिल से आभार और हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने चंपावत में विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री की ऐतिहासिक विजय दिलाई है और चंपावत में विकास के द्वार खुलेंगे।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दिल्ली में ईडी के सामने पेशी के विरोध में कांग्रेस ने देशव्यापी प्रदर्शन किया है और इसी क्रम में देहरादून में भी उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देहरादून स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय पर धरना दिया है। धरना प्रदर्शन में उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए इस कार्रवाई को पक्षपातपूर्ण बताया है और ये कहा है कि बीजेपी विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि बीजेपी के मंसूबे कांग्रेस कभी कामयाब नहीं होने देगी। बीजेपी की हर उस नीति का विरोध किया जाएगा जो दमनकारी होगी। देखिए, ईडी का लगातार बीजेपी दुरुपयोग कर रही है, विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है और मुझे गर्व है इस बात का कि मेरा नेता राहुल गांधी लगातार बीजेपी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुखर हैं और उनकी आवाज को दबाने के लिए बीजेपी इस तरह के षड्यंत्र रच रही है। पिछले कई वर्षों से हम लगातार देख रहे हैं, लोगों की छवि बिगाड़ने के लिए, नेताओं की छवि बिगाड़ने के लिए, विपक्ष की आवाज दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ईडी को आगे करती है और जिस बात पे आज ईडी ने सम्मन जारी किया, इस पर पहले एक बार क्लीन चिट ईडी दे चुके हैं। तथ्यात्मक और कोई उसकी ठोस बुनियाद नहीं है और निश्चित रूप से यह एक सोची समझी साजिश के तहत केंद्र सरकार कांग्रेस की आवाज को कमजोर करना चाहते हैं, राहुल गांधी जी की आवाज को कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस उसका डटकर मुकाबला करेगी। हर कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के, सोनिया जी के साथ है और इस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ेगा। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी को ईडी कार्यालय में उपस्थित होकर पूछताछ करने के मामले में कांग्रेस के देशव्यापी प्रदर्शन पर सीएम धामी ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के शासनकाल में भ्रष्टाचार करने वाले नहीं बख्शे जाएंगे और जो लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं हैं उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के 8 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार करने वालों पर भी एक्शन हुआ है। के बाद देश के अंदर जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, चोरी के मामले हैं, बेईमानी के मामले हैं, घोटाले हैं, वो सारे उनका सबका समापन हो रहा है और आज मोदी जी इस पारदर्शिता से काम कर रहे हैं। उसका परिणाम है कि देश के अंदर 8 सालों में जो एक वातावरण निर्मित हुआ है वो अपने आप में उत्साह का वातावरण है, ऊर्जा का वातावरण है, एक उमंग का वातावरण है। 2014 से पहले देश के अंदर भ्रष्टाचार और घोटालों की बाढ़ थी। आज उन सब से अपना फेस सेविंग करने के लिए इस प्रकार के धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जबकि काम अगर किसी ने गलत किया है तो मैं समझता हूं कि मोदी जी के शासनकाल में वो बच नहीं पाएगा और किसी ने अगर कोई खराब काम नहीं किया है तो वो भी जो है उसको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो, अंदाज से नहीं। गप्पू भैया बड़े महान, लापरवाही इनकी है पहचान। गप्पू भैया को ये न दिखे फाटक बंद है क्रॉसिंग का, गेटमैन से झगड़ा करते बनते ये बड़के विद्वान। चले गए कोमा में ये, पढ़े लिखे थे ये नादान। जान गंवाने के तरीके आसान, लापरवाही इनकी पहचान। भैया बड़े महान, लापरवाही इनकी है पहचान। क्या इतनी सस्ती है आपकी जान? याद रहे, आप गप्पू न बने। अपनी न सही, अपने परिवार की चिंता जरूर करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
पहाड़ों की रानी मसूरी की आईएएस अकादमी में आयोजित ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुभारंभ किया है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाया है। उन्होंने कहा है कि इन 8 सालों में भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ी है और राजनाथ सिंह ने यह भी कहा है कि अब विश्व पटल पर भारत को कमजोर नहीं बल्कि ताकतवर मुल्क के रूप में जाना जाने लगा है। उन्होंने कहा कि लोगों के जीवन स्तर पर भी पहले की अपेक्षा ज्यादा सुधार हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री जो यहाँ पर ये एकेडमिया जो है उसी में आईएएस जो प्रोफेशनल थे उन्हीं को संबोधित करने के लिए आया था और सिविल और मिलिट्री ज्वाइंट फुट प्रोग्राम पर मेरा लेक्चर हुआ। फिर मोदी सरकार के 8 साल क्या कहना चाहिए, पूरा देश बना रहा है? नहीं, मैं समझता हूँ कि विगत 8 वर्षों में भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय जगत में काफ़ी बड़ी है। अब सारी दुनिया ने यह मान लिया है कि भारत अब कमजोर भारत नहीं है बल्कि भारत एक ताकतवर भारत बन गया है और साथ ही साथ लोगों के जीवन स्तर में भी काफी हद तक जो है पहले के कंपेरिजन में सुधार हुआ है। ऋषिकेश एम्स में इलाज कराने के लिए आने वाले मरीजों की तीमारदारों को अब रहने की दिक्कत नहीं होगी। एम्स के पास 400 बेड का माधव सेवा विश्राम सदन का निर्माण किया जाएगा। सोमवार को सीएम धामी ने वीरभद्र मंदिर के पास माधव सेवा सदन की आधारशिला रखी और इस सेवा सदन के निर्माण में सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए देने की भी सीएम धामी ने घोषणा की। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि ऋषिकेश एम्स में इलाज कराने के लिए उत्तराखंड के अलावा यूपी, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से भी मरीज पहुंचते हैं। मरीजों के साथ उनके तीमारदारों को ठहरने की दिक्कत होती है, लेकिन अब भावराव देवरस न्यास की पहल से यहां पर माधव सेवा सदन का निर्माण होगा। 1.5 साल के अंदर इस सदन को जनता के लिए समर्पित किया जाएगा और इस मौके पर आरएसएस के सर कार्यवाहक सुरेश भैया और योग गुरु बाबा रामदेव भी मौजूद रहे। बहुत बड़ा सेवा का यहाँ पर कार्यक्रम शुरू हो रहा है और इस सेवा के प्रकल्प के शुरू होने से माधव सेवा विश्राम सदन इसके बनने से आने वाले जो हजारों लाख यहाँ पर जो बीमार लोग हैं, उनके तीमारदार हैं, उन सभी को यहाँ पर सुविधा मिलेगी और इसमें सभी को सहयोग करने से सभी को उत्तराखंड सरकार की श्यामपुर फ्लाईओवर की मांग लंबे समय से चली आ रही है। जाम से उसके बारे में बात करें। उत्तराखंड की पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश की पहली पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। हल्द्वानी में उनके आवास पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। अपने नेता को याद करने के लिए सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंदिरा हृदयेश के आवास पर पहुंचकर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने यह कहा कि इंदिरा हृदयेश एक व्यवहार कुशल नेता रही हैं, साथ ही वो कुशल राजनीति भी थी। उत्तराखंड में मंत्री रहते हुए उन्होंने उत्तराखंड के विकास में काफी योगदान दिया है, जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। इस प्रकार से राजनीतिक सामाजिक कौशल का उन्होंने परिचय दिया, जीवन भर एक समर्पण के साथ जनसेवा में अपने सारे जो क्षण थे वो निछावर कर दिए। अवश्य ऐसे समर्पित व्यक्ति की तो मैं ही क्या, पूरा क्षेत्र, पूरा प्रदेश याद करता ही है। और आज 1 साल बीत गया, समय बलवान है, समय सीमा इतनी जल्दी अभी ऐसा लग रहा है कि अल्प ही समय हुआ है, लेकिन 1 साल बीत गया है तो थोड़ा विश्वसनीय है। परिवार के लिए कष्टदायक है, उनके समर्थकों के लिए, चाहने वालों के लिए, और विपक्ष में भी चाहने वाले बहुत थे। इसलिए जितने सारे लोग हैं सबकी संवेदनाएं उन्होंने मुझसे प्रकट कर आज, क्योंकि दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कई सारे कार्यक्रम सुनिश्चित थे पहले से, इस वजह से नेतागण ज़्यादा नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी जो समर्थक हैं, जो परिवार के सदस्य हैं, वो अपनी श्रद्धांजलि अपने तरीके से अर्पित कर रहे हैं। स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश जी की आज प्रथम पुण्यतिथि है। मैं सर्वप्रथम उनको कोटि कोटि नमन करता हूं और भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इंदिरा जी, मैंने पहले भी कहा, वो एक इंस्टीट्यूशन थी, संसदीय कार्य और विधायी कार्यों की मर्मज्ञ ज्ञाता थी वो, और जो विकास की उनकी सोच थी, आज उनका हमारे बीच नहीं होना निश्चित तौर पर
संपूर्ण प्रदेश के राजनीति के परिप्रेक्ष्य में भी और उत्तराखंड के विकास के परिप्रेक्ष्य में भी ये बहुत बड़ा नुकसान है और इसकी पूर्ति इतनी आसानी से संभव नहीं है। आज श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि है। मैं अपनी ओर से उनको बहुत बहुत श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और मैं समझता हूँ कि उनके जाने से बहुत बड़ी शून्यता कांग्रेस में आई है। वो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता थी, बहुत बड़ी राजनीतिज्ञ थे और कई मामलों को सुलझाने का काम भी करती थी और उनके जाने के बाद उस तरह का नेतृत्व अभी तक कांग्रेस में उभर करके नहीं आ पाया। स्वर्गीय श्रीमती डॉक्टर इंदिरा हृदय जी की आज प्रथम पुण्यतिथि है। हम सब उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि इस दिवंगत आत्मा को शांति प्राप्त हो और उनका जो योगदान है समाज के लिए और एक अच्छी राजनेता थी और एक लंबा अनुभव उत्तर प्रदेश की विधानसभा परिषद की सदस्य रही एक लंबे समय तक। उत्तराखंड बनने के बाद यहाँ की विधायक रही, वरिष्ठ विधायक थी। कई महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो उन्होंने उत्तराखंड सरकार में रहते हुए उनका निर्वहन किया और मैं समझता हूँ कि मेरा उनसे काफ़ी लंबा नाता रहा। उत्तरकाशी के बड़कोट नंदगांव में मूक बधिर अभिषेक से नैनीताल की रहने वाली एक सामान्य युवती अनुग्रह त्यागी ने शादी कर समाज में एक मिसाल पेश की है। ये देखकर किसी की भी आंखों में आंसू आ गए। सहारा समय संवाददाता सुनील थपलियाल ने मूक बधिर अभिषेक और अनुग्रह त्यागी से खास बातचीत की। मूक बधिर होना और उसके साथ में अपने आप को वेल एजुकेटेड करने के साथ जॉब में पहुंचना और फिर ऐसी शादी जो नॉर्मल जीवन साथी चुनना एक बेहतर उदाहरण है उत्तरकाशी के नंदगांव में, जहां आज एक कपल है जो अभिषेक है, ये इनके पिताजी जो है प्रमोद सिंह जी और इनकी बहन भी मूक बधिर है और अपने आप भी मूक बधिर है और इनकी जो शादी हुई है वो नॉर्मल है, बोल सकते हैं और कई भाषाओं का ज्ञान रखते हैं, अच्छे एजुकेटेड लोग हैं, उन्हीं के बीच में हम हैं। और क्योंकि एक संदेश है ये उन लोगों के लिए कि जो मूक बधिर होते हैं उनके किस तरह से अपने पैरों पे खड़े होकर के दुनिया को संदेश देने का काम उन्होंने किया है। अपना स्कूल कंप्लीट करने के बाद मैंने बीएससी किया। उसके बाद मैं 8 साल तक मेरा जॉब एक्सपीरियंस रहा है अलग अलग जगह में, गुजरात, यूपी, केरला, तमिलनाडु, बैंगलोर और अभी दिल्ली में हूँ, यहाँ पे काम कर रहा हूँ। मैं अपने जीवन साथी दिल्ली में मिला, वो वहाँ पे इंटरप्रेटर का कोर्स कर रही थी, वो साइन लैंग्वेज सीख रही थी, सांकेतिक भाषा सीख रही थी और वहाँ पे मैं काम करता था। तो वहाँ पे मैं उनसे मिला और उनकी हम दोनों के अंदर जरा सा भी भाव नहीं आया कि हम दोनों एक दूसरे से अलग है। बिल्कुल, जिस तरह से जो है एजुकेशन से लेकर के और खास तौर पे जिस तरह से मूक बधिर होने के बाद जीवन साथी ऐसा चुना और अभी ट्रांसलेट उन्होंने किया आपका, क्योंकि अब नए जीवन की शुरुआत हुई है दोनों लोगों की, तो क्या मानते हैं आप और एक संदेश क्या देना चाहेंगे? क्योंकि मूक बधिर है, दिव्यांग है और उसके बावजूद आपने अपने जीवन साथी को चुना है ताकि आपकी लाइफ और बेहतर हो सके और अन्य जो मूक बधिर है उनके लिए कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? हम ये संदेश देना चाहते हैं जो सुनने वाले लोग हैं उनके लिए और जो बधिर लोग हैं उनके लिए भी, कि ऐसे बहुत सारे परिवार होते हैं जो सोच रहे होंगे, जैसे मेरी जीवन साथी अनुग्रह, सब लोग कहते थे कि नहीं मूक बधिर से शादी मत करो, लेकिन उनकी ऐसा कोई परेशानी नहीं है। हम लोग, वो मेरी भाषा जानती है और हम लोग आपस में बात कर सकते हैं। और जब मैंने उनको अपना जीवन साथी चुना तो मुझे भी बहुत सारा बोला गया कि थोड़ा सा आपसे भी चाहूँगा कि आपने अपना जीवन साथी चुना है, एक आपकी तरफ से एक ऐसा संदेश हम भी चाहेंगे कि सहारा समय के माध्यम से कि लोग देखें कि आपने जो है मूक बधिर अपना जो है जीवन साथी चुना है
तो क्या आप मानते हैं, क्या कहेंगे? अपना नाम बताएं। मेरा नाम अनूठे है और सांकेतिक भाषा में ये मेरा नाम है। मैं 2018 में दिल्ली में साइन लैंग्वेज सीख रही थी। वहाँ पे उस समय अभिषेक से मेरी मुलाकात हुई और जैसे इन्होंने भी अभी पहले बोला था कि हम अलग नहीं हैं, तो वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ और हमें बस भाषा वो अलग है, वो है सांकेतिक भाषा जो बधिर लोगों की होती है। तो लोग उनको ऐसे देखते हैं, शायद दर्द से देखते हैं, सोचते हैं कि ये जिंदगी में कुछ कर नहीं सकते, लेकिन वो जो सोच है वो बिल्कुल गलत है। ये जोड़ी आपके सामने है, सारा समय के माध्यम से उन्होंने ये जताने का प्रयास किया है कि मूकबधिर जो सांकेतिक ये भी अपने आप में भाषा है और बहुत अच्छे अच्छे मुकामों तक ये लोग पहुंचे हैं और आगे आने वाले टाइम में देश और दुनिया के लोगों को एक ये जरूर सबक मिला है इनके जरिए कि मूकबधिर जो है अपने आप में बहुत ही बेहतर लोग होते हैं और उनकी जो सांकेतिक भाषा होती है वो भी अपने आप में, जैसे हिंदी, अंग्रेजी या फ्रांस कोई भी देश की भाषा हो, वो एक भाषा होती है। जरूरत है ऐसे अभिषेक और उनकी जोड़ी से सीखने की कि मूकबधिर या कोई भी दिव्यांग वो भी समाज का वो ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। सुनील थपलियाल, सहारा समय, उत्तरकाशी। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन सहारा समय पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के अलावा देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट samelive.com पर। सहारा प्रणाम।